यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो एक्चुअली ये ना जो ये डबल स्लिट है इसका क्या वो है, मतलब उसने ना एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। उसने एक पेज लिया और इस पेज में उसने एक ब्लेड से एक ऐसे ओपनिंग की और एक ऐसी ओपनिंग, ठीक है। इन्हीं को वो कहता था स्लिट। और इसको ना उसने एक बल्ब के सामने रख दिया। समझ गए? बस इतना सा एक्सपेरिमेंट है। एक बल्ब है, मतलब एक सोर्स है, एक ट्यूबलाइट जो भी कह लो, उसके सामने एक पेपर रख दिया और पेपर में दो ब्लेड से ओपनिंग्स बना दी। ये ओपनिंग्स कहलाती है स्लिट। और यहां सामने उसने एक स्क्रीन रख दी और वो इस स्क्रीन पर जो आता था ना, कहीं कंस्ट्रक्टिव कहीं डिस्ट्रक्टिव, इसको देखता था। दिस इज द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब क्या है, ये जो दो ओपनिंग्स हैं या दो स्लिट्स हैं, इनको मैं यहां सामने से देखती हूँ, ऐसे दिख जाएगा, ऐसा एक ओपनिंग ये हो गई, ये स्लिट, एक ओपनिंग ये हो गई। इस स्लिट को कह देते हैं एस, इस स्लिट को S2। ये सामने स्क्रीन। ये जो दोनों स्लिट्स हैं ना, इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। और इधर से लाइट की रेज आ रही है। एक इन स्लिट्स से कैपिटल डी डिस्टेंस पर ये स्क्रीन है। स्लिट जो है, स्लिट S1 जो है, ये एक सोर्स का काम करेगी, है ना, इससे लाइट रेज आएंगी। ये जो S2 है ये भी एक सोर्स का काम करेगी और स्क्रीन पे अलग अलग जगह लाइट रेज जाएंगी। तो सबसे पहला उसने क्या किया, एक पॉइंट लिया जो दोनों स्लिट के बिल्कुल बीच में है ना, इसके सामने वाला एक पॉइंट। अब एक सोचो, रे यहां से आई S1 से, ऐसे एक रे यहां से आई S2 से। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सी रे ज्यादा डिस्टेंस चली? पाथ की लेंथ इसकी है, उतनी ही पाथ की लेंथ इसकी है। तो यहां पर पाथ का डिफरेंस कितना हो गया? 0। और अगर किसी भी जगह पर पाथ का डिफरेंस 0 हो जाए तो उस जगह पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलती है। क्या मिलती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या होता है, ये स्क्रीन जो है, अगर मैं आपको स्क्रीन दिखाऊं कैसी दिखती है, सपोज ये मैंने स्क्रीन बनाई है ना,
तो यहां पर ना एक हमें बिल्कुल वाइट कलर की ऐसी लाइन दिखेगी, ऐसी लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन होती, कोई टेढ़ी नहीं होती, किसी हाइपरबोला पे ऐसा कोई नहीं होता, सीधी लाइन होती, ये वाला पॉइंट। ठीक, इसका हम नाम रख देते हैं सेंट्रल, क्योंकि सेंटर में है, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो अगर कोई हमसे पूछे ये फ्रिंज का क्या मतलब होता है, तो हम कहेंगे कि फ्रिंज का मतलब जो स्क्रीन पर हमें लाइंस मिलती हैं उनको कहते हैं फ्रिंज। अब ये सोचो, अगर यहां पे एक ही बल्ब लगाए, एक ही बल्ब लगाए, तो जो लाइट की इंटेंसिटी इधर से आ रही वही इंटेंसिटी इधर से आ रही। मतलब अगर इस इंटेंसिटी को मैं आई लिख दूं, आई, तो इधर वाली इंटेंसिटी को भी तो आई ही लिखूंगा ना, क्योंकि एक ही बल्ब है, डिस्टेंस भी दोनों से सेम ही है। तो इसका मतलब इस जगह पर जो नेट इंटेंसिटी होगी वो होगी I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 और cos फाई, cos मतलब फाई तो जीरो ही हो जाएगा ना, तो cos जीरो इज 1 ओनली। तो आई कैन राइट दिस आई नेट एज √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, मतलब कि √I प्लस √I का स्क्वायर, यानी 2 √I का स्क्वायर, यानी कितना 4I। मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी होती है ना, मैक्सिमम जो होती है वो कितनी होती है 4I। फ्रिंजेस आर लाइंस ऑफ डिफरेंट intensities obtained on the screen। ठीक है, अब जैसे ये वाली जो फ्रिंज है इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है ना, तो इसको अपन कहते हैं ब्राइट फ्रिंज। जैसे किसी की इंटेंसिटी बिल्कुल कम होगी ना, तो उसको अपन कहेंगे डार्क फ्रिंज। अब ये तो बात हुई उसकी। अब देखो कोई और पॉइंट, ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसको देखना। देखो ये है S1 और ये है S2। ये है स्क्रीन, ये इनका सेंटर है, और ये है बिल्कुल सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, अच्छा ये जो दोनों स्लिट्स है ना, इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। ठीक, और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है ये है कैपिटल डी। अब मान लो एक पॉइंट यहां ले लिया अपन। ठीक है, अच्छा यहां पे अजम्पशन ये मानते हैं कि स्मॉल डी कैपिटल डी से बहुत कम है। ठीक है, तो
अब देखो यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई और एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई। सही है ना? तो क्या दोनों ने अब बराबर बराबर डिस्टेंस चला क्या? तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? द पाथ डिफरेंस इज, क्या, ये जो पॉइंट है ना, ये सेंटर से y डिस्टेंस पे, पॉइंट इज एट y डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक, तो निकालने पाथ डिफरेंस, देखो ये डिस्टेंस कितना है बता सकते हो? अच्छा, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है? तो यहां से मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। सपोज ये पॉइंट आ गया x, ठीक है, और यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ये पॉइंट आ गया y। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? बताओ। तो S1P का स्क्वायर होगा, S1X कितना है बता सकते हैं आप? XP कितना है? ठीक है ना? अब ऐसे ही मैं क्या करता हूं, S2P का स्क्वायर लिखता हूं। ये कितना होगा? ये होगा S2Y का स्क्वायर प्लस YP का स्क्वायर। तो S2P का स्क्वायर होगा S2Y मतलब कैपिटल D का स्क्वायर प्लस YP मतलब ये वाला और ये वाला। तो निकालो डिफरेंस। तो अब मैं, वैसे कायदे से तो मुझे S2P माइनस S1P करना चाहिए, पर सपोज मैं क्या करता हूँ, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट लेना पड़ेगा ना, तो मैंने कि अंडर रूट लेने से बचते हैं, ये करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? कैपिटल डी स्क्वायर तो कट ही गया सीधा। क्या आ गया? y प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस y माइनस D/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको ओपन करना चाहो तो कर लो, y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2y D/2 माइनस y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2y और D/2। तो माइनस ये कट गया, ये कट गया, देखो 2y डी, तो वाई डी माइनस माइनस वाई डी कितना हो गया? अब देखो S2 लेफ्ट हैंड साइड पे S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप है, तो मैं इसे लिख देता हूं S2P माइनस S1P और ब्रैकेट में
S2P plus S1P. S2P minus S1P is delta X only, है ना? और S2P plus S1P, अब देखते हैं कि S1P है कैपिटल D का स्क्वायर प्लस Y माइनस D बाई 2 का स्क्वायर। अब इनने कहा कि कैपिटल D बहुत बड़ा है Y और स्मॉल d के कंपैरिजन में, तो अगर हम चाहें तो कैपिटल D के कंपैरिजन में Y माइनस D बाई 2 को ना निग्लेक्ट कर दें। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस पूरे को, ये जो है ना पूरा, ये इस पूरे को इन्होंने निग्लेक्ट कर दिया। ऐसे इन्होंने यहां भी यही किया। इन्होंने कहा ये जो है ना, क्योंकि ये कैपिटल डी के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो इसको भी निग्लेक्ट कर दो। तो निग्लेक्ट करने से क्या हुआ, S1P भी कैपिटल डी के अप्रोक्सीमेटली बराबर आ गया और S2P भी अप्रोक्सीमेटली कैपिटल डी के बराबर आ गया। हालांकि ये थोड़ा सा अपने को ऑड लगता है, लेकिन यही उन्होंने यहां पे दिखाया। तो अब S2P प्लस S1P क्या हुआ, तो दिस इज इक्वल टू 2y स्मॉल डी। तो डेल्टा x जो है वो आ गया y। ये जो फॉर्मूला है ना, ये अपने को याद करना है फाइनली। कि डेल्टा एक्स है y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, यानी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। This delta x should be equal to n lambda. तो डेल्टा एक्स एन लैम्डा, डेल्टा एक्स हो गया वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, तो वाई हो गया एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, है ना? और मैं आपको बता चुका हूं कि n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है ना? तो पोजीशंस ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस, जो ब्राइट फ्रिंजेस है ना, उनकी पोजीशंस हमको कहां कहां मिलेंगी। देखो, अगर मैं n को 0 रख दूं, 0 पे मिल रही थी y0 सेंट्रल, n को 1 रख दो तो क्या मिलेगा, n को 2 रख दो, n को 3 रख दो, मतलब जो पता स्क्रीन है वो कैसी दिखेगी। देखो स्क्रीन दिखाता हूं, ये स्क्रीन बिल्कुल सेंटर पे, तो एक ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। इसके ना ऊपर एक और ऐसी लाइन मिल रही, इसको मैं कहता हूं B1 फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। समझ रहे हो, ये y कितना होगा इसका, ये y लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अच्छा, फिर एक और मिलेगी और ऊपर, ये देखो, इसको मैं B2 कह दूं, सेकंड ब्राइट फ्रिंज। इसका कितना दूरी होगी सेंटर से, 2 लैम्डा
कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसके ऊपर B3, ये देखो 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन, कैसी दिखती है। और बिल्कुल यही सेम पैटर्न ना नीचे भी आता है, B1, फिर इसके नीचे B2, फिर इसके नीचे B3। स्क्रीन, सारी ब्राइट फ्रिंजेस सेम इंटेंसिटी की होती है। हर एक की इंटेंसिटी कितनी थी? 4i। ऑल फ्रिंजेस हैव सेम इंटेंसिटी 4i। फ्रिंज विड्थ, जिसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright ठीक है। इसका सिंबल होता है बीटा, बीटा। और इस बीटा की वैल्यू कितनी आई? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये जो ब्राइट फ्रिंजेस है ना, बिल्कुल इनके बीच में ऐसी लाइनें आती, बिल्कुल डार्क लाइनें। इन लाइंस को हम कहते हैं डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस मतलब वो लाइंस जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ पा रहे हो? ब्राइट फ्रिंजेस मतलब वो लाइंस जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, डार्क फ्रिंजेस मतलब वो लाइंस जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है ना, आपको याद हो ये होता था, टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू। ठीक है, बट व्हाट वाज डेल्टा एक्स? इट वाज वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। सो दिस इज टू एन माइनस वन। ठीक है, मैं इसी को यूज करूंगा, टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू। आई विल नॉट यूज टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। ठीक है, उसके पीछे मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। तो यहां पे y की वैल्यू कितनी आ गई? टू एन माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन टू स्मॉल डी। एन को जरा वन रख के देखो क्या आएगा। टू इंटू वन यानी टू माइनस वन, तो ये आएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन टू स्मॉल डी। एन को टू रख के देखो तो क्या आएगा? टू टू जा फोर, फोर माइनस थ्री लैम्डा कैपिटल डी अपॉन टू स्मॉल डी। एन को थ्री रख के देखो तो टू थ्री जा सिक्स, सिक्स माइनस फाइव। समझ पा रहे? तो अगर कोई अपन से पूछे ना व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द थर्ड डार्क फ्रिंज, तो हम एन को थ्री रख देंगे। पहली ब्राइट है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी पे, दूसरी ब्राइट है टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन।
इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो तो देखो ये वाली डार्क आ जाएगी। मतलब एक डार्क जो है ना वो बिल्कुल दोनों ब्राइट के बिल्कुल बीच में रहती है। और डार्क पे यार मिनिमम इंटेंसिटी ये होती है ना √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। अगर I1 और I2 बराबर है तो कितनी हो गई 0। मान लो कभी ऐसा पूछा जाए पोजीशन ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज, तो आप कहेंगे कि ये होगी n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी पर। और अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द nth डार्क फ्रिंज तो क्या कहेंगे हम y इज इक्वल टू, जो हमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है वो है फ्रिंज विड्थ। जैसा कि हमने देखा कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये है, तो फ्रिंज विड्थ बीटा क्या है, कैपिटल डी अपॉन, ठीक है ना। अब अगर हमसे पूछा जाए कि फ्रिंज विड्थ बढ़ानी है तो क्या करें, इंक्रीज करनी है फ्रिंज विड्थ तो क्या करना चाहिए, लैम्डा पे डिपेंड कर रहा। और लैम्डा का पता क्या लॉजिक है, लैम्डा हर मीडियम में चेंज होता रहता है। तो इफ YDAC is performed in air, अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एयर में किया जाता तो जो बीटा होता एयर में वो होता लैम्डा एयर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, है ना। और अगर YDAC is performed in a medium having refractive index म्यू, ये सोचो लैम्डा जो उस मीडियम में होगा वो ये होगा ना लैम्डा एयर अपॉन म्यू। ऐसा उस मीडियम में है उसको मैं ये लिख सकता हूँ लैम्डा मीडियम कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो बीटा मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा मीडियम हो गया लैम्डा एयर अपॉन म्यू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो बीटा मीडियम जो आ गया ना वो आ गया बीटा एयर अपॉन म्यू। मतलब ना अगर YDAC पहले तो करवाया जाए एयर में तो फ्रिंज विड्थ कुछ निकले, फिर अगर उसी YDAC को करवा दिया जाए किसी दूसरे मीडियम में तो जो फ्रिंज विड्थ आएगी ना वो एयर वाली फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय म्यू हो जाएगी।